Hello students, this is Kaushal Chaudhary. Welcome back to the final class of measures of central tendency. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी को विजिट करेंगे चैप्टर से एंड थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हमारे स्टडी मटेरियल से. आफ्टर डूइंग दैट वील मूव ऑन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे जो अपने आज ही के क्लास में डिस्कस करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं. अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एंड व्हाट नॉट. तो अगर स्टूडेंट्स आपने कोई भी क्लास मेरा मिस आउट किया है तो मेरे प्रीवियस सेशंस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर. तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास. सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अभी तक इसको अपने एवरेजेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एवरेजेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. थ्योरी ओरिएंटेड है, प्लीज कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिएगा. अगर एमसीक्यू एग्जाम में आ गया कि एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, उसका मतलब है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज के क्लास का है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज डेटा प्रेजेंट है यहां पे, मतलब दो कॉलम्स प्रेजेंटेड है मेरे सामने, एक एक्स का और एक एफ का. ठीक है. अब मैंने क्या किया, ये एक्स कॉलम और एफ कॉलम को एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया. कैसे प्लॉट किया समझाता हूं. मैंने एक्स एक्सिस बना लिया यहां पे एंड एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट करी है एक्स की वैल्यूज जो कि एक्स वाले कॉलम से ली गई है. एंड मैंने फिर बना दिया अपना y एक्सिस एंड y एक्सिस पे मैंने प्लॉट करी है यहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि फ्रीक्वेंसी वाले टेबल से ली गई है. x वाले टेबल में आप देखिए 14 से लेके 26 तक वैल्यूज दिया हुआ था. तो आप x एक्सिस पे देखो, मैंने यहां पे 14 से स्टार्ट किया है, फिर 16 पे, फिर 18 पे, ऐसे करते करते मैं 26 तक गया हूं, दो का गैप मेंटेन रखते हुए, जैसे मेरे को x का कॉलम में दिखाई पड़ रहा था. Whereas फ्रीक्वेंसी का कॉलम अगर आप देखोगे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाज 2 एंड हाईएस्ट वाज 14. तो मैंने अगेन फ्रीक्वेंसी वाला प्लॉटिंग भी दो के गैपिंग में ही किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इटसेल्फ. तो देखिए y एक्सिस पे यहां पे 2, देन 4, देन 6 एंड सो ऑन, दो के गैप तक मैंने प्लॉटिंग कर दिया टिल द फ्रीक्वेंसी 16. अगर आप 16 तक ऊपर नहीं भी जाते, 14 तक भी जाते तो भी चलता. पॉइंट्स प्लॉट मैं कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए. सबसे पहले x का वैल्यू 14 है, f का वैल्यू 2 है. तो मैं ओरिजिन से x एक्सिस पे 14 पे गया, y एक्सिस पे 2 पे गया और यहां पे मेरे को एक पॉइंट मिल गया जिसको मैंने डॉट बना के सर्कल कर दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे ही x का वैल्यू 16 और f का वैल्यू 5, तो ओरिजिन से x एक्सिस पे 16 पे गया एंड y एक्सिस पे यहां पे 5 पे गया और मेरे को एक पॉइंट मिल गया, मैंने डॉट बना के सर्कल कर दिया. x का वैल्यू 18, f का वैल्यू 10, तो ओरिजिन से x का वैल्यू 18 और यहां पे f का वैल्यू 10 मैंने प्लॉट कर दिया, डॉट बना के यहां पे सर्कल कर दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन दिस मैनर आई एम प्लॉटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई हैव इन माय टेबल. वैसे ही x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 14, ओरिजिन से x वाले एक्सिस पे 20 गया एंड y वाले एक्सिस पे 14 गया, यहां पे डॉट बना के कर दिया सर्कल. नेक्स्ट x इज 22, फ्रीक्वेंसी इज 10. तो ओरिजिन से x एक्सिस पे 22, y एक्सिस फ्रीक्वेंसी पे 10, डॉट बना के सर्कल. x इज 24, फ्रीक्वेंसी इज 5, तो ओरिजिन से x एक्सिस पे 24, y एक्सिस में फ्रीक्वेंसी इज 5, यहां पे डॉट बना के सर्कल. x पे 26, y पे 2, तो ओरिजिन से x एक्सिस पे 26 और y एक्सिस पे 2, डॉट बना के सर्कल. एंड मैंने सारे डॉट्स को फ्री हैंड ज्वाइन कर दिया है बाय दैट ब्लू वाला कर्व. समझ में आ गया क्या? ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कर्व बना है ना ब्लू कलर का, ये सिमेट्रिकल इन नेचर है. सिमेट्रिकल इन नेचर का मतलब क्या होता है? दैट ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये डॉटेड लाइन मेरे कर्व को एग्जैक्टली दो हिस्सों में बांट दे रही है. एक कर्व का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, एक कर्व का राइट साइड वाला हिस्सा. ये दोनों ही हिस्से एकदम एक बराबर हैं. ठीक है, हल्का सा भी फर्क नहीं है इन दोनों हिस्सों में, इसलिए मैं इस कर्व को सिमेट्रिकल बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं इस पूरे कर्व को बीचों बीच एक लाइन के थ्रू दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, एक लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट. एम आई क्लियर? ठीक है. सो द कर्व इज सिमेट्रिकल, इसलिए हम लोग इस डिस्क्रीट सीरीज डेटा को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन
या सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर प्लीज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट जब भी आपके पास सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन, मीडियन एंड मोड, मतलब अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, इन सबकी वैल्यूज इक्वल टू ईच अदर होएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना, बस सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इतना आप ध्यान रख लीजिए, दैट्स इट। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज कर सकता है स्टूडेंट्स, क्या दैट सर आपने तो यहां पे ग्राफ बनाया आपके डिस्क्रीट सीरीज डेटा को देख करके, अब अगर मैं ग्राफ ना बनाऊं, क्या मैं सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज डेटा को देख करके पता लगा सकता हूं क्या कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं? मैं बोलूंगा हां पता लगा सकता है। देखो कैसे, एक ट्रिक बता दे रहा हूं। आपका सबसे पहले स्टूडेंट्स डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या बोला मैं? असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होना चाहिए, मतलब एक्स वाले कॉलम में जो वैल्यूज है वो असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब सुनिए, असेंडिंग ऑर्डर में तो एक्स वाला कॉलम का डेटा है। नाउ स्टूडेंट्स आप मिडिल वाला वैल्यू को पकड़ लीजिए। मिडिल वाला वैल्यू क्या है? मिडिल वाला वैल्यू है एक्स का वैल्यू है 20 और एफ का वैल्यू कितना है? 14 है। बात समझ में आया? वेरी गुड। अब आपको बस एक चीज ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? ध्यान से सुनो। ये जो x का वैल्यू 20 है ना, मिडिल वैल्यू, ये जो x का वैल्यू 20 है मिडिल वैल्यू, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 14 है। इसके पहले फ्रीक्वेंसी कितना था? 10, मतलब -4। इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना है? 10, मतलब -4। मतलब पीछे की तरफ गया तो भी -4 हुआ, आगे की तरफ गया तो भी -4 हुआ। ये सेम सेम माइनस होना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर आप अब देखिए, 2 स्टेप पीछे जाइए। 2 स्टेप पीछे मतलब आप 14 से 5 में कैसे गया? -9 करके, और आगे की तरफ 2 स्टेप जाओगे तो 14 से 5 कैसे गया? -9 करके। तो पीछे भी और आगे भी 2 स्टेप्स जब जा रहे हो तो -9 हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, इक्वल माइनस हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप 3 स्टेप्स जाओगे पीछे तो 14 से 2 में चले गए -12 करके, वैसे ही यहां पे 14 से 2 चले गए -12 करके। तो पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो, -12 सेम सेम हो रहा है। तो यहां पे मैं कंक्लूजन मार सकता हूं दैट यहां पे स्टूडेंट्स मेरा डेटा एक सिमेट्रिकल डेटा है या सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आई बिलीव ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी मच क्लियर इन योर माइंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए। नाउ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्टूडेंट्स 2 इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और हैं। एक को अपने कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहले मैंने लिखा हुआ है। फिर अपने बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इनके लिए केवल कुछ सिलेक्टेड चीजें ध्यान रखनी है, फ्रॉम थ्योरी पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूं मैं। इनफैक्ट ये जो 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, पॉजिटिव स्क्यूड एंड नेगेटिव स्क्यूड, ये भी एक्स्ट्रा है, बट मैं आपके सेफ साइड के लिए बता दे रहा हूं, बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप आंसर कर पाएगा, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? आपको डिस्क्रीट सीरीज डेटा देगा, एक्स और एफ वाला कॉलम, आप उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, फ्री हैंड से पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो कर्व मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब जरा ध्यान से सुनो। ओवर हियर जो पहला कर्व मेरे को मिला है, पहला कर्व राइट साइड वाले डायरेक्शन में काफी स्ट्रेच्ड है, ठीक है। मैं इसको कहता हूं कि जो राइट टेल है ना वो काफी लॉन्ग है। मैं बोलूंगा राइट टेल इज लॉन्ग। बेसिकली इसको अपने राइट टेल बोलते हैं, इसको अपने लेफ्ट टेल बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेसिकली आप पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देख पा रहे हो कि जो राइट की तरफ टेल है वो काफी लंबी है। तो जब भी ऐसा आपको फ्रीक्वेंसी कर्व देखने को मिले तो अपने कहेंगे ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड याद रखिएगा पॉजिटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। दैट इज द आइडिया। आगे बढ़ते हैं नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टूडेंट्स नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक उल्टा होगा पॉजिटिवली स्क्यूड से। क्या क्या चीजें सुनो। आपके पास डिस्क्रीट सीरीज डेटा है, एक्स और एफ वाला कॉलम आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया, पॉइंट्स आ गए, फ्री हैंड से कर्व बना दिया, वेरी गुड।
यहां पे जो लेफ्ट वाली टेल है ना स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए, यहां पे जो लेफ्ट वाली टेल है ये काफी लंबी है ना। तो इस टाइप का फ्रीक्वेंसी कर्व बनने से अपने नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि मीन इज ऑलवेज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज ऑलवेज लेस देन मोड। एम आई क्लियर विद द आइडिया? वेरी गुड। तो ये 3 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स यू आर वेरी मच क्लियर टिल नाउ इन टुडेज क्लास। नाउ आई विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, जहां पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे हमारे स्टडी मटेरियल से, जो हमने आपको प्रोवाइड किया है अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से। यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं जो अपने सॉल्व करने बाकी हैं। तो उसको अपने अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करते वक्त कुछ कुछ सर्टेन पॉइंट्स आएंगे, जिन पॉइंट्स को, जिन थ्योरी पॉइंट्स को मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करूंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया ना? चलो पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस measures the scatterness of the observations, the central location of the observations, both A and B, none of these. आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क से आपको सॉल्व करना है। स्मार्ट वर्क मतलब क्या? यहां पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला, सेंट्रल टेंडेंसी और ऑप्शन भी क्या बोल रहा है? सेंट्रल लोकेशन। दोनों एक तरीके से लिंकअप हो रहा है ना दोनों चीज, तो अपने ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अप्लाई सम स्मार्ट वर्क टू सॉल्व थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो आपने प्रिपरेशन किया हो जिसका। ऐसा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है जो आपने कभी पहले प्रिपेयर नहीं किया, बट जिसको आप आंसर जरूर कर सकते हो थोड़ा सा थिंक करके, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके। दिस इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अपने को, while computing the arithmetic mean for a grouped frequency distribution। grouped frequency distribution का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब है जहां पे आपका मेन डेटा ग्रुप फॉर्मेट में होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। तो डिसकंटिन्यूअस डेटा के साथ तो अपने काम करते नहीं है, अपने काम करते हैं कंटिन्यूअस डेटा के साथ। तो मैं कंटिन्यूअस डेटा के बारे में बात करता हूं यहां पे। वी एज्यूम दैट द क्लासेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, द क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, all the values of a class are equal to the mid value of that class, none of these। एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। सपोज यहां पे मेरे पास मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स है। पहला ग्रुप है स्टूडेंट्स 10 to 20, अगला है 20 to 30, अगला है 30 to 40। ठीक है, अब ये 3 क्लास इंटरवल्स है। मेरा मेन डेटा मार्क्स सिक्योर्ड ग्रुप फॉर्मेट में है एंड दिस इज माय कंटिन्यूअस सीरीज डेटा। यू कैन आइडेंटिफाई दैट वेरी इजीली। अब यहां पे अपना जो फ्रीक्वेंसी है f, सपोज है ऐसा कुछ 2, 4 एंड 3। आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो आप क्या करता है? आप सबसे पहले एक x का कॉलम बनाता है। आप सबसे पहले क्या करता है? आप एक x का कॉलम बनाता है एंड x का कॉलम क्या होता है? क्लास मार्क होता है। x का कॉलम क्या होता है? क्लास मार्क होता है, मतलब मिड वैल्यू। तो हम लोग फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 20 करेंगे, ऐड करके 30 बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा। तो यहां पे अपने को मिल गया 15। नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में 20 प्लस 30 करेंगे 50, 50 बाई 2 करेंगे 25। नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में 30 प्लस 40 करेंगे 70, 70 बाई 2 करेंगे अपने 35। समझ में आ रहा है क्या? तो x वाला कॉलम आया। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब हमने एक जेन्युइन एजम्पशन किया है। यहां पे क्या एजम्पशन किया है? हमने ये एजम्पशन किया है कि जो मेरा पहला क्लास इंटरवल है ना 10 to 20, उसके अंदर में मेरे पास सारा ऑब्जर्वेशंस, कितना ऑब्जर्वेशंस? 2 ऑब्जर्वेशंस 15 के बराबर है। एंड हु इज 15? द मिड वैल्यू या द क्लास मार्क फॉर दिस क्लास इंटरवल 10 to 20। वैसे ही स्टूडेंट्स हमने एज्यूम कर लिया कि 20 to 30 वाले क्लास इंटरवल के लिए हमारा जो 4 ऑब्जर्वेशंस है वो सब 25 के ही बराबर है। एंड हु इज 25?
द क्लास मार्क या मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30। वैसे ही जो अपना तीसरा वाला क्लास इंटरवल है 30 to 40, इसमें हमने एज्यूम कर लिया है दैट जो 3 ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास वो सब की सब 35 के बराबर है। 35 मतलब अपना मिड वैल्यू हो गया या क्लास मार्क हो गया 30 to 40 वाले क्लास इंटरवल का। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी इजी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? वी एज्यूम दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास इंटरवल आर इक्वल टू द मिड वैल्यू या क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास। ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, जो मैंने आपको जस्ट अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल वाला। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में। आइए नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। नाउ यहां पे अपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, बट ये क्वेश्चन के थ्रू मैं 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरी की चीजें डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। हाँ, सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स रिजिडली डिफाइंड। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सपोज अपने पास है मीन, सपोज अपने पास है मीन, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं मीन के बारे में, मतलब अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन निकालने का स्पेसिफाइड फॉर्मूला है, हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। तो आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे 100 जन को इकट्ठा कर देता हूं, सपोज इस क्लास के अंदर में 100 पीपल या 100 स्टूडेंट्स आर देयर, ओके, एंड मैं एक डेटा सेट दे देता हूं। डेटा सेट मतलब मैंने एक कंटिन्यूअस सीरीज डेटा दे दिया, या डिस्क्रीट सीरीज डेटा दे दिया, या इंडिविजुअल सीरीज डेटा दे दिया। सेम डेटा मैंने दे दिया सारे बच्चों को, और मैंने बोला कि आप सारे बच्चे मेरे को मीन का आंसर निकाल के बताइए, और मैं भी साथ साथ मीन निकालूंगा, अरिथमेटिक मीन। तो क्या हम सभी का आंसर सेम आएगा? हम सभी का आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम सभी एक ही फॉर्मूला के द्वारा अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा है, कोई शॉर्टकट मेथड से निकाल रहा है, कोई स्टेप डिविएशन मेथड से निकाल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? बट फाइनल आंसर सबका सेम आएगा, प्रोवाइडेड किसी ने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया हो। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला नहीं जानता, ठीक है। वो सब इंस्टेंसेस, वो सब सिनेरियोज में बात दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट एवरीबडी हैज द कैलकुलेटर, दे विल नॉट मेक द कैलकुलेशन एरर। Assuming that everybody knows the formula, all the formulas to calculate arithmetic mean, तो under these situations I will say that सभी का आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो अपने बोलेंगे क्योंकि सभी का आंसर सेम आने वाला है, so mean is rigidly defined। बात समझ में आया क्या? सेम चीज स्टूडेंट्स मीडियन के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं 100 बच्चों को यहां पे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दे दूं फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा, एंड मैं भी खुद उसी डेटा के लिए मीडियन निकालूं, तो मीडियन के भी फॉर्मूले फिक्स्ड हैं, तो सबका आंसर सेम ही आने वाला है क्लास में, बिकॉज सबके पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। और ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। तो मीडियन भी अपने कह सकते हैं कि रिजिडली डिफाइंड है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये नॉर्मली कंपैरिजन ना अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में होता है, रिलेटेड टू दीज टर्मिनोलॉजीज। जैसे एक टर्मिनोलॉजी आ गई रिजिडली डिफाइंड, तो वी आर कंपेयरिंग अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन अभी तक रिजिडली डिफाइंड आया है। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज लिसन, मोड के ऊपर में जब मैं आ जाता हूं, अब अगर आई टॉक अबाउट मोड, प्लीज लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा डेटा सेट हो सकता है जिसमें एक ही ठो मोड हो। सपोज मेरा डेटा सेट है 77744, तो इसमें 7 सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, तो मोड विल बी 7। तो आई हैव ओनली वन मोड, मतलब आई हैव अ यूनिक मोड, एक ही वैल्यू मिला मोड का। अब सपोज डेटा मेरा कुछ ऐसा है 774410। अगर डेटा मेरा कुछ ऐसा है तो यहां पे 2 मोड्स मिलेंगे, बिकॉज 7 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी अपना 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार 7 और 4 आ रहा है, तो यहां पे 2 मोड्स है, 7 एंड 4। तो अपने बोलेंगे ये डेटा मल्टी मोडल है। मल्टी मोडल मतलब एक से ज्यादा मोड निकल करके आ रहा है, 7 एंड 4। तो हो सकता है मेरा डेटा का सिंगल मोड हो सकता है मेरा डेटा का मल्टीपल मोड्स हो। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दिया। अब एक ऐसा सिचुएशन देखिए 2, 5, 6, 8, 10, ये पांचों ही ऑब्जर्वेशंस
2 5 6 8 10 एक एक बार ही अकर कर रहा है। तो अगर सारा ऑब्जर्वेशंस इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अकर करे, जैसे यहां पे सब लोग एक एक बार अकर कर रहा है, तो मोड डिफाइंड ही नहीं होता, हम लोग मोड को डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो फॉर दिस डेटा द मोड इज नॉट डिफाइंड या इल डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड या इल डिफाइंड, ठीक है। तो बिकॉज स्टूडेंट्स मोड इस टाइप ऑफ डेटा के लिए जहां पे सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं, इस टाइप के सिचुएशन में क्योंकि मोड नॉट डिफाइंड या इल डिफाइंड हो जाता है, इसलिए अपने कहते हैं मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। तो रिजिडली डिफाइंड वाले पैरामीटर में अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन आर रिजिडली डिफाइंड, मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। बात समझ में आ गया क्या? तो अपने को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, मेरे को रॉन्ग स्टेटमेंट उठाना है। बढ़िया, तो आपने ये चीज तो समझ ली, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स मैं पहले ऑप्शन सी पे आता हूं, फिर मैं ऑप्शन बी पे आऊंगा। नाउ यहां पे स्टूडेंट्स बात हो रहा है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर आप कंबाइंड कैलकुलेट कर सकते हो या वेटेड कैलकुलेट कर सकते हो, क्या बोला, कंबाइंड या वेटेड, मतलब अगर मैं मीन के बारे में बात करूं तो क्या मैं कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकता हूं, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, यस आई कैन कैलकुलेट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अपने बोलेंगे मीन हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज द मीनिंग, दैट इज द एसेंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। डू यू अंडरस्टैंड? अब मीडियन पे आ जाते हैं। क्या हम लोग मीडियन के लिए कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट करते हैं? क्या हम लोग मोड के लिए कंबाइंड मोड कैलकुलेट करते हैं? नहीं करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो अपने बोलेंगे क्योंकि अपने मीडियन एंड मोड के लिए कंबाइंड मीडियन या कंबाइंड मोड कैलकुलेट नहीं करते, तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है मीडियन एंड मोड में। क्या आपको बात क्लियर रहेगा? क्या आपको बात क्लियर रहेगा? प्लीज बताइए मेरे को, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, यहां पे एक और चीज बताना चाहता हूं मैं। तो मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये तो मेरा स्टेटमेंट सही है, सो दिस कांट बी माय आंसर, मेरे को रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ना है। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मैंने बताया कि या तो आप कंबाइंड या वेटेड, इन दोनों में से कुछ भी अगर आप कैलकुलेट कर पाए तो अपने बोलेंगे भाई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो मीन में कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकलता है, वेरएज मीडियन मोड में कंबाइंड मीडियन कंबाइंड मोड नहीं निकलता। तो मीडियन एंड मोड की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, अरिथमेटिक मीन की है। बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन? क्या हार्मोनिक मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होता है? अपने बोलेंगे हाँ होता है। कैसे? क्योंकि हार्मोनिक मीन में हम लोग कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। डू यू अंडरस्टैंड? तो हार्मोनिक मीन ऑल्सो हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। वेयर एज स्टूडेंट्स, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करता हूं, ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा आज के सेशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। तो ज्योमेट्रिक मीन की भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैं ये बोल सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? ठीक है, तो दैट इज वाई मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होता है, मीडियन एंड मोड का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर पे। मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। व्हाट डू वी मीन बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस? ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो मेरे पास सीए फाउंडेशन ऑल ओवर इंडिया 1 लाख स्टूडेंट्स दे रहा है एग्जाम, ठीक है। अभी 1 लाख स्टूडेंट सपोज एग्जाम दिए प्रीवियस सेशन में। नाउ लिसन, मेरे को इन सारे 1 लाख स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है, मतलब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है फॉर ऑल द 1 लाख स्टूडेंट्स। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क फॉर मी। क्यों? बिकॉज अगर मेरे को 1 लाख स्टूडेंट्स का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है खुद से एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तो मेरे को हर 1 लाख स्टूडेंट में से हर एक स्टूडेंट जो प्रेजेंट था, जिसने एग्जाम दिया, सबसे बात करनी पड़ेगी, सबसे मार्क्स पूछना पड़ेगा,
सबके मार्क्स में जॉट डाउन करूंगा, फिर जाके मैं एवरेज मार्क्स निकाल पाऊंगा उन सारे 1 लाख बच्चों के। बात समझ में आ रहा है क्या? दैट्स अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस। अब सपोज मैं अपने प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, तो मैं बोलूंगा व्हाट आई डू इज, मेरे को ऑल ओवर इंडिया कवर करना है ना, तो मैं सपोज नॉर्थ इंडिया चला गया। नॉर्थ इंडिया जाके मैंने सपोज 200 स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया जो लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए थे, ठीक है। वैसे ही मैं वेस्ट की तरफ चला गया एंड फिर मैंने वहां पे भी 200 स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया एंड उनके मार्क्स पता लगाए। मैं ईस्ट की तरफ चला गया, ईस्टर्न इंडिया की तरफ, तो वहां पे भी मैंने 200 स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करके उनके मार्क्स का पता लगाया। एंड मैं साउथ इंडिया की तरफ भी चला गया, मैंने 200 स्टूडेंट्स वहां भी कांटेक्ट किए और मैंने वहां पे उनका मार्क्स पता लगाया। तो मैंने टोटल 800 स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया ऑल ओवर इंडिया इंस्टेड ऑफ 1 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सपोज करिए ये जो 800 स्टूडेंट्स को मैंने कांटेक्ट किया ना, इनका एवरेज मार्क्स आया सपोज 75 एंड सपोज आईसीएआई अपना ऑफिशियल डेटा पब्लिश कर रहा है और वो बता रहा है कि अपना 1 लाख स्टूडेंट्स जो लोग अपीयर किया था ना एग्जाम के लिए, उनका एवरेज मार्क्स है 80। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो मेरे द्वारा एवरेज मार्क्स कैलकुलेटेड है एंड जो आईसीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा पब्लिश्ड है, इनके बीच में एक गैप है 5 मार्क्स का। मैंने 75 मार्क्स कैलकुलेट किया था, उन्होंने 80 मार्क्स का डेटा पब्लिश किया। तो ये 5 मार्क्स को अपने सैंपलिंग एरर बोलते हैं। ये सैंपलिंग एरर के बारे में मैं बात करूंगा सैंपलिंग वाले चैप्टर में। अभी के लिए आपको इतना एक बेसिक आइडिया समझना है कि मैंने पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया। पूरा पॉपुलेशन मतलब पूरे 1 लाख स्टूडेंट्स को मैंने स्टडी नहीं किया। मैंने 1 लाख के बदले एक सैंपल ऑफ 800 स्टूडेंट्स को स्टडी किया ऑल ओवर इंडिया। उनका एवरेज मार्क्स में निकाला 75 एंड उससे मैंने एक कंक्लूजन दिया दैट ओवरऑल इंडिया में जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिया 1 लाख बच्चों ने, उनका भी एवरेज मार्क्स 75 के आसपास होगा। एंड मेरा कंक्लूजन वैलिडेट हो गया जब आईसीएआई वेबसाइट पे उन्होंने, आईसीएआई वालों ने ऑफिशियल डेटा पब्लिश करते हुए बताया कि 80 मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय ऑल द 1 लाख स्टूडेंट्स। समझ में आई क्या बात? ठीक है। तो यहां पे एरर हुआ ना, थोड़ा सा हुआ, जिसको अपने सैंपलिंग एरर बोल रहे हैं 5 मार्क्स का। मैंने 75 कैलकुलेट किया, ऑफिशियल डेटा 80 बोल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो सैंपलिंग एरर है इसको अपने सैंपलिंग फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, सैंपलिंग चैप्टर में इन डेप्थ में जाऊंगा। तो कैन आई से मीन इज नॉट अफेक्टेड? देखो, मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, बिकॉज अभी मैंने मीन के बारे में बात किया। क्या मेरा मीन और आईसीएआई का जो डेटा का मीन था क्या एग्जैक्ट सेम था? 80 का 80 नहीं, डिफरेंस था ना, सैंपलिंग एरर था, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन था। तो अपने ये नहीं बोल सकते कि मीन इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, दैट इज वाई मेरा आंसर और आईसीएआई का आंसर एवरेज मार्क्स के लिए सेम नहीं आया। देयर इज सम एरर इन्वॉल्व, देयर इज सम फ्लक्चुएशन इन्वॉल्व। तो अपने बोलेंगे मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। ये नॉट अफेक्टेड वाली चीज गलत है, सो दिस विल बी माई आंसर। स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। एम आई क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। दैट मीन इज लीस्ट अफेक्टेड। क्या बोल रहा हूं? मीन इज लीस्ट अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। ये आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। मोड इज मोस्ट अफेक्टेड, मोड इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। ये भी आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। और मीडियन बीच का है, ठीक है, मीडियन बीच का है, मतलब सबसे कम अफेक्टेड कौन होता है? अरिथमेटिक मीन। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है? मोड। एंड बीच में मॉडरेटली कौन अफेक्ट होता है? मीडियन, ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंटर्स फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, rigidly defined, mathematical properties, sampling fluctuations. I believe that's 100% clear with you guys now. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में। Which of the following statements is true? Usually mean is the best measure of central tendency. Yes, please remember it as a theory that mean is the most commonly used measure of central tendency
एंड मीन इज ऑल्सो कंसिडर्ड द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है? मीन है, अरिथमेटिक मीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप कह लो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। और मैंने पहले बात किया था दैट जब भी मैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर रहा हूं तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के लिए बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीडियन, ठीक है। क्यों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सपोज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, ओके। नाउ सपोज डेटा कुछ ऐसा है, लेस देन 40 मार्क्स, ठीक है, फिर 40 to 50, 50 to 60 और फिर ग्रेटर देन 60 मार्क्स। लेस देन 40 मार्क्स, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, फिर ग्रेटर देन 60 मार्क्स। बढ़िया, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए लेस देन 40 का मतलब क्या? लेस देन 40 0 भी हो सकता है, लेस देन 40 39 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 60 का मतलब क्या? ग्रेटर देन 60 मतलब 1000 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 60 मतलब 100 भी हो सकता है। सो बेसिकली इस डेटा को अपने ओपन एंड डेटा बोलते हैं। ओपन एंड डेटा मतलब यहां पे अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है कि ग्रेटर देन 60 में कितना जाऊंगा ऊपर, और यहां पे लोअर लिमिट भी अपना डिफाइंड नहीं है कि लेस देन 40 मतलब कितना लेस देन 40, इज इट 39, इज इट 38 और इज इट 0, ठीक है। तो अपने यहां पे बोलेंगे बिकॉज अपना डेटा ओपन एंडेड है, लोअर लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, अपर लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस डेटा विल बी कॉल्ड ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन या ओपन एंडेड डेटा। इस टाइप ऑफ डेटा में आपको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब जो कॉर्नर पॉइंट्स में या एंड पॉइंट्स पे जो ऑब्जर्वेशंस है, जैसे लेस देन 40 का मतलब इट कुड बी 0 विच इज एन ऑड मैन आउट ऑल्सो, एंड दैट इज द बॉटम मोस्ट, सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ग्रेटर देन 60 कुड बी 200, नाउ 200 इज द ऑड मैन आउट, ठीक है, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड बीच में आप वैल्यूज देखिए, बीच में वैल्यूज है 40 to 50, 50 to 60। तो क्लियरली जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 0 और जो एंडिंग की वैल्यू है 200, एज एन एग्जांपल जो मैंने लिया, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगी। एंड इन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से मीडियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मीडियन किससे रिलेटेड है या मीडियन किस चीज के साथ कंसर्न्ड है। मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू के साथ कंसर्न्ड है, तो उसको लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, मतलब ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीडियन मेरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट मीडियन। जस्ट मैंने अभी बात की है, आगे बढ़ते हैं। 5 and 6 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस था। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियन? Any of the two middle most values? No. Simple average of the two middle values, weighted average of the two middle values, it's basically option B for Bangalore, simple average of the two middle values। एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूं। मीडियन के बारे में बात हो रहा है तो डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूं। सपोज 1 2 3 4 5 6, यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 6 विच इज इवन नंबर। तो अगर मेरे को मीडियन निकालना होगा तो इसका मीडियन क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6 विच इज इवन। तो हम लोग स्कूल में क्या करते थे? अपने बोलते थे 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन जो कि 3 है, एंड उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन दैट इज 4 है। दोनों का एवरेज ले लेते थे, तो 3 and 4 का एवरेज कितना हो जाएगा? सिंपल एवरेज, अरिथमेटिक मीन 3.5 हो जाएगा। तो इसी को अपने क्या बोल देंगे? इसी को अपने मीडियन बोल देंगे। दैट इज वाई अपने ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर के साथ जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। ठीक है, मोड के साथ जाएंगे, थोड़ी देर पहले ही बताया था। हो सकता है कि कोई एक गिवन डेटा के लिए एक ठो मोड आए, हो सकता है दो मोड आए, हो सकता है तीन मोड आए, या हो सकता है मोड मेरा डिफाइंड ही ना हो। जब मेरे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम सेम, सपोज 5 ऑब्जर्वेशंस है, सब लोग एक एक बार आ रहा है, तो मोड इज इल डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। तो अपने मोड के साथ जाएंगे क्वेश्चन 9 में। चलो क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट? ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं चारों जन में कंपैरिजन करूंगा तो मीन, मीडियन एंड मोड के कंपैरिजन में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ज्यादा, तो इसलिए अपने ज्योमेट्रिक मीन के साथ जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आर कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग एवरेज रेट्स? पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर आपका होगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, बोथ बी एंड सी, मतलब ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बोथ। उसका कारण क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में काम आता है। हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में काम आता है। कब काम आता है? थोड़े दिन पहले मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा है क्लास, प्लीज जाके देख लीजिए, आपको अवेलेबल है वो क्लास। देखिए, जब भी मेरी ट्रैवलिंग मल्टीपल पार्ट्स में होती है, जब भी मेरी ट्रैवलिंग मल्टीपल पार्ट्स में होती है एंड हर एक पार्ट में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द सेम, so my average speed for the whole journey is the harmonic mean of the individual speeds। हाँ या ना, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के साथ। तो हार्मोनिक मीन अपने को एवरेज स्पीड मतलब एवरेज रेट निकालने में मदद करता है, वेयर एज ज्योमेट्रिक मीन भी अपने को एवरेज रेट निकालने में मदद करेगा। कब? जब डेटा मेरा परसेंटेज टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, जब डेटा मेरा परसेंटेज टर्म्स में दिया हुआ है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेट, मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे एक बार लेकर के जाता हूं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सभी बच्चे। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट 3 years आर 3%, 4%, 5%। डेटा मेरा परसेंटेज टर्म्स में बोला फाइंड द एवरेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो यहां पे मेरे को एवरेज निकालना है। डेटा मेरा परसेंटेज टर्म्स में है, तो कौन सी एवरेज निकालूंगा? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन? अपने बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए मैंने यहां पे बोला स्टूडेंट्स दैट विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग एवरेज रेट्स? हार्मोनिक मीन फॉर एवरेज स्पीड का एप्लीकेशन में जो मैंने आपको बताया, एंड ज्योमेट्रिक मीन जब मेरे को एवरेज रेट निकालना है एंड मेरा डेटा परसेंटेज टर्म्स में दिया हुआ है तब। ठीक है, दैट इज वाई माई आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, बोथ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है दैट सर अरिथमेटिक मीन भी तो इस्तेमाल हुआ था एवरेज स्पीड वाले एग्जाम्पल में। देखो, नॉर्मली अरिथमेटिक मीन बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इट्स वाइडली यूज्ड, इट्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसलिए हम लोग उसको इस कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पे क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक है कि भाई अगर मेरे को एवरेज रेट्स कैलकुलेट करना है तो मैं स्पेसिफिकली कौन सी मीन कैलकुलेट करूं, एएम, जीएम या एचएम? तो इसलिए अपने जीएम एंड एचएम के साथ जा रहे हैं, अपने एएम के साथ नहीं जाएंगे, बिकॉज एएम तो लगभग हर जगह यूज होता है मीन कैलकुलेशन में। दैट इज वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग एएम, जबकि एएम भी एवरेज स्पीड के कैलकुलेशन में यूज हुआ था इन आर एग्जाम्पल इन द प्रीवियस सेशंस। चलो क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? जो क्लास के आज बिगनिंग में मैंने आपको सिखाया था, पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बेसिकली उसके बारे में यहां पे क्वेश्चन बात कर रहा है। बिकॉज अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो मीन, मीडियन, मोड मेरा इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया ही था आज। चलो, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला था मोड इज इक्वल्स टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन, और ये फॉर्मूला का नाम है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? वेरी गुड। तो मेरे को बस ये बताना है
दैट कौन सा ऑप्शन यहां पे ऐसा है जो इस फॉर्मूला को वैलिडेट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ ट्राई करूं, आई हैव टू गो ऑप्शन बाय ऑप्शन नाउ। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस 3 टाइम्स मीडियन। समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, आप माइनस मोड को उस तरफ ले जाइए और इन दोनों चीजों को आप लेफ्ट की तरफ ले आइए। तो राइट साइड में माइनस मोड राइट साइड में जाके हो जाएगा मोड, लेफ्ट साइड में -3 मीडियन आ जाएगा तो वो हो जाएगा 3 मीडियन। लेफ्ट साइड में 1 टाइम मीन है और -3 टाइम मीन, मतलब -2 टाइम मीन अपने को मिल जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला वैलिडेट हो जाता है। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 12। फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 13 कहता है वेटेड एवरेजेस आर कंसिडर्ड व्हेन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। मैंने आपको क्लास के बिगनिंग में बोला था ना, देयर आर सम एमसीक्यूज या सम थ्योरी पोर्शंस जो आपको स्मार्टली थिंक करके जवाब देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन 13 क्या पूछ रहा है, वेटेड एवरेजेस आर कंसिडर्ड व्हेन। वेटेड एवरेज को कब कंसिडर करना है? ठीक है, जब वेट्स प्रेजेंट रहेंगे। वेट्स मतलब इंपॉर्टेंस, तो ध्यान से सुनिएगा। डेटा आर नॉट क्लासिफाइड, यूजलेस ऑप्शन, कुछ भी बोल दिया यहां पे। द डेटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी बोल दिया। वेटेड मतलब यहां पे इंपॉर्टेंस के बारे में बात होनी चाहिए कोई भी ऑप्शन में। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यस, ऑप्शन सी के साथ मैं यहां पे जाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। बेसिक सा एग्जाम्पल, सपोज करिए एक एक्स का कॉलम है और एक एफ का कॉलम है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज डेटा, एक्स 20 है, एक्स 30 है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका फ्रीक्वेंसी 5 है। ठीक है, अब सुनो, यहां पे क्या सारा ऑब्जर्वेशंस 20 एंड 30 क्या दोनों ऑब्जर्वेशंस का सेम इंपॉर्टेंस है? नहीं, 20 का ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज वो ज्यादा बार अकर कर रहा है 10 बार। 30 का कम इंपॉर्टेंस है, वो कम बार अकर कर रहा है 5 बार। ठीक है, तो ऑब्वियसली 20 हैज मोर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहां पे वेटेड एवरेज मैं यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल इंपॉर्टेंस इक्वल वेटेज की नहीं है, इक्वल फ्रीक्वेंसी की नहीं है। वेटेड एवरेज मतलब अगर मेरे को यहां पे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? तुम क्या 20 प्लस 30/2 करोगे? तुम बोलोगे कि भाई एक्स का तो दो ही वैल्यू है 20 एंड 30, तो उसका एवरेज कर देते हैं, 20 प्लस 30 कर देते हैं 50, 50/2 कर देंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा। क्या तुम ऐसे करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो तुम क्या करोगे? तुम ये नहीं करके तुम बोलोगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, मतलब यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रीक्वेंसी व्हाइल कैलकुलेटिंग योर अरिथमेटिक मीन। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो अगर आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते वक्त फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया है, मतलब वेट्स को कंसीडर किया है, मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार अकर कर रहा है, कम बार अकर कर रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब वी आर यूजिंग वेटेड एवरेज। एंड वाई आर वी यूजिंग दैट? बिकॉज ऑल द ऑब्जर्वेशंस 20 एंड 30 are not of equal importance, are not of equal frequencies. One is occurring more, one is occurring less number of times. Got it? Very good. चलिए, तो ये हो गया 13। अगेन स्मार्ट वे में हमने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखिए, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपको क्लियरली सिखाया था कि अगर मेरा बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस है एंड वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो AM विल बी ग्रेटर देन GM विल बी ग्रेटर देन HM। ऑप्शन सी के साथ अपने जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोलता कि मेरा सारा ऑब्जर्वेशंस इक्वल है या इक्वल नहीं है, तो अपने एक जनरलाइज्ड रिजल्ट के साथ जाते, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। क्या आपको याद है मैंने रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, AM, GM एंड HM की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस के लिए डेफिनेटली AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM हो जाएगा। डिस्टिंक्ट अगर नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट है या नहीं है, तो जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑप्शन ए के साथ अपने को जाना पड़ता। और अगर बोलता कि सारा ऑब्जर्वेशंस इक्वल ही है, तब तो AM इक्वल टू GM इक्वल टू HM होता है। यू नो दैट। चलो
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस, मतलब अगर मैं लिखता हूं प्लस 200 मतलब 200 का प्रॉफिट, माइनस 100 मतलब 100 रुपए का लॉस, समझ में आ रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड? ज्योमेट्रिक मीन, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, नोट करके लिख लीजिए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पॉइंट बता रहा हूं। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? इफ योर ऑब्जर्वेशंस आर नेगेटिव, यू कैनॉट कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। ऐसा क्यों? सुनिए, सपोज करिए मेरे पास ये दो ही डेटा है, ठीक है? सपोज मेरे पास 2 महीना का डेटा है, पहला महीना में प्रॉफिट हो गया 200, दूसरा महीना में लॉस हो गया 100। आपको बोला ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का कैसे निकालते हो? स्क्वायर रूट ऑफ दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 200 इंटू माइनस 100, तो माइनस रहेगा, 200 इंटू 100 आपका कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। तो इस सिनेरियो में ज्योमेट्रिक मीन फेल हो गया, हुआ या नहीं? इसलिए मैंने बोला कि नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस होने से ज्योमेट्रिक मीन अपने नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16। क्वार्टाइल्स के बारे में द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट पार्टीशन वैल्यूज। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल क्या करता है? 4 इक्वल पार्ट्स में पूरे डेटा को बांटता है। डिसाइल 10 इक्वल पार्ट में बांटता है, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में बांटता है। वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर 17। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, ओजाइव। कैसे सोचा मैंने? क्वार्टाइल टू मीडियन होता है और मीडियन को अपने ओजाइव के थ्रू फिगर आउट कर सकते हैं फ्रॉम अ ग्राफ। तो अगर क्वार्टाइल 2 को अपने ओजाइव से फिगर आउट कर सकते हैं, तो क्वार्टाइल 1 एंड 3 को भी कर पाएंगे, मतलब सारी ही क्वार्टाइल्स को ओजाइव से फिगर आउट कर पाएंगे। हेंस माय आंसर इज ओजाइव। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज? अब अगर मैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी इसका मतलब आपको समझाया हुआ है आज की क्लास में। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज मींस दैट यहां पे अगर मैं कंबाइंड कैलकुलेट कर पाऊं या वेटेड कैलकुलेट कर पाऊं, तब तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। अब अरिथमेटिक मीन में अपने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन में कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में भी कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम कैलकुलेट करके दिखाएगा भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। तो आई गो विथ ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ओके, क्वेश्चन 19। Which of the following measures satisfies a linear relationship between two variables? Please remember one thing. Please try to recall this property. Change in origin and change in scale. Please try to recall this property, students. Change in origin and change in scale. जब भी चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल के बारे में मैंने बात किया है, तो मैंने मीन, मीडियन एंड मोड तीनों के बारे में बात किया है ना? अब वहां पे होता क्या था, हमारे पास एक इक्वेशन होता था, किसके बीच में? y वाले सीरीज और x वाले सीरीज के बीच में। तो अपने बोलेंगे y इज इक्वल टू, सपोज कर रहा हूं एग्जाम्पल, 2x प्लस 5। तो y का सीरीज कैसे बना? y का सीरीज बना x वाले सीरीज में 2 मल्टीप्लाई करके, तो 2 मेरा स्केल हो गया, एंड प्लस 5 करके तो प्लस 5 मेरा ओरिजिन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो y और x के बीच में एक इक्वेशन बनता था इस प्रॉपर्टी में, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल वाले प्रॉपर्टी में, राइट? ये इक्वेशन था कैसा भाई? इसमें वेरिएबल्स 2 थे, अननोन्स 2 थे, x एंड y का भी पावर 1 था, x का भी पावर 1 था। तो अपने इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वेशंस चैप्टर में आप लोग ऑलरेडी सीखा हुआ है मेरे साथ। तो कैन आई से दैट यहां पे एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, यहां पे एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है दो वेरिएबल्स x और y के बीच में। कहां पे? इस प्रॉपर्टी में, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल वाली प्रॉपर्टी में, जो कि किसके लिए एप्लीकेबल है? मीन, मीडियन, मोड सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं ऑल ऑफ दीज के साथ जाऊंगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली के साथ। परफेक्ट, चलो फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं थ्योरी वाला, फिर अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे।
लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर, देखते हैं फाइनल थ्योरेटिकल क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज. ध्यान दीजिएगा, मीन, मीडियन, मोड या बोथ ए एंड बी. देखो, बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज, ठीक है. अच्छा, अब आप एक बात समझिए, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करो, बेस्ड ऑन ओनली सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस पे फोकस नहीं कर रहा है, एकदम स्टार्टिंग का लोएस्ट और एंडिंग का हाईएस्ट, है ना. तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस पे अगर फोकस नहीं कर रहा है, मिडिल मोस्ट वैल्यू पे फोकस कर रहा है, तो वो कौन होता है? मीडियन होता है. तो अपना आंसर ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, मीडियन होना चाहिए. तो इसके साथ स्टूडेंट्स अपने सारा का सारा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं. हमारे स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन सॉल्विंग कंप्लीटेड है फ्रॉम दिस चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. फाइनली we'll be moving on to the competency based question solving of central tendency chapter, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस नजर आएंगे. चलिए एक एक करके इसको फटाफट एक साथ सॉल्व करते हैं. रिक्वेस्ट है मेरा आप सबसे कि क्योंकि अब अपने सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस पे आ गए हैं, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ सॉल्विंग करिएगा, खाली वीडियो को ओपन करके देखिएगा मत, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा. लिसन टू मी ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व विथ मी ऑल्सो. चलिए क्वेश्चन नंबर 1. If the median and mode of a moderately skewed distribution are 8 and 5 respectively, find the mean of the distribution. अभी एक जस्ट फॉर्मूला बताया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. तो अपने को क्या मिलेगा? मोड कितना है? मोड अपने को दिया हुआ है मीडियन एंड मोड, तो पहला वैल्यू मीडियन है, दूसरा मोड है. मोड इज 5, 3 इंटू मीडियन कितना है? 8 माइनस 2 टाइम्स मीन. तो यहां पे 5 इज इक्वल टू 3 8 जा 24 माइनस 2 टाइम्स मीन. माइनस 2 टाइम्स मीन आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 5 आ जाएगा राइट साइड में. तो 2 टाइम्स मीन इज इक्वल्स टू 24 माइनस 5 हो गया 19. तो मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 19/2 हो जाएगा, मतलब 9.5. तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, 9.5 के साथ. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में. क्वेश्चन 2 के अंदर में ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि इसमें अपने को जीएम का आइडिया लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन का. तो अगर अपने को 3 ऑब्जर्वेशंस 3, 4 एंड 5 का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 3 है. तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का पावर 1/3. नाउ इसके लिए अपने ऑलरेडी कैलकुलेटर ट्रिक जानते हैं, तो चलिए कैलकुलेटर ट्रिक इस्तेमाल करके निकालें ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू. ध्यान दीजिएगा, ये है x टू द पावर 1/n के लिए कैलकुलेशन ट्रिक, जो मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में भी बताया था एज फार एज आई रिमेंबर, एंड आपको प्रीवियस सेशंस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी मैंने करवाया था व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. आइएगा, सबसे पहला स्टेप होता है x को प्रेस कर दो, मतलब 60 को प्रेस कर दो, कर दिया. अब स्क्वायर रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दबा दिया. -1, ठीक है, डिवाइड का बटन. अब n का काम 3 कर रहा है, देख लो, तो 3 दबा दो. +1 इक्वल टू, जो बोल रहा हूं वही दबा रहा हूं. अब इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, तो एक बार दबा दिया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 12 टाइम्स दबाने के बाद में आंसर आ रहा है 3.91. तो मैं ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा के साथ जाऊंगा स्टूडेंट्स. 3.9% दैट इज माय ज्योमेट्रिक मीन का आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. तो एवरेज रेट हमने निकाला, डेटा मेरा परसेंटेज के टर्म्स में था, ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा ये मैंने बताया था और हमने यूज कर भी दिया. वेरी गुड. चलो नंबर 3 में अपने को बोला गया है, अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स हैज एन एवरेज ऑफ 56 मार्क्स इन एन एग्जाम. Later it was found that the marks 48, 54 and 67 were misread as 63, 45 and 87. Find the corrected mean. एक काम करते हैं, सुनो. अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है?
सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हाँ या ना? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू अरिथमेटिक मीन, करेक्ट? तो कैन आई से दैट सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस विल बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 इनटू द एवरेज, मतलब अरिथमेटिक मीन विच इज 56 मार्क्स। तो मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं, 40 इंटू 56 करिए, आपको मिलेगा 2240। कितना मिलेगा? 2240। तो ये समेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स है। बट ये जो समेशन है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ये समेशन इनकरेक्ट समेशन है। ये समेशन आपका इनकरेक्ट समेशन है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इनकरेक्ट समेशन क्यों है? क्योंकि क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई अपना मीन कैलकुलेशन के वक्त कुछ ऑब्जर्वेशंस को गलत पढ़ लिया गया था, अब उसको तो सही करना पड़ेगा ना। तो चलिए अपने सही करते हैं, ध्यान से सुनिए। आई विल कैलकुलेट द करेक्ट समेशन। करेक्ट समेशन कैसे? जो इनकरेक्ट समेशन आया 2240 वो मैं लिख देता हूं। किसको हटाना है? सुनो, इट वॉज फाउंड दैट द मार्क्स 48, 54, 67 वर मिसरेड एज 63। तो 63 गलत है, माइनस 63 करना है। 45 गलत है, माइनस 45 करना है। 87 गलत है, माइनस 87 करना है। ये तीन वैल्यू हटा के तीन सही वैल्यू कौन सा ऐड करना है? 48, 54, 67। 48, 54, 67। समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए करते हैं, कोई घबराहट की बात नहीं है। सुनो, यहां पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से सुनिए। 2240 माइनस 63 माइनस 45 माइनस 87, आपको 2045 मिल रहा होगा। अब ऐड क्या क्या करना है? प्लस 48 प्लस 54 प्लस 67, तो 2214 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2214 मिल रहा है, 2214। दिस इज द करेक्ट समेशन ऑफ ऑल द मार्क्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 ही रहेगा, ठीक है? तो इसको डिवाइड बाय आप 40 कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 55.35। आपको आंसर कितना मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 55.35। बात समझिएगा, नन ऑफ दिस के साथ जाना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पे हर एक ऑप्शन में दे आर गिविंग 4 डेसिमल प्लेसेस। हाउ मेनी? 4 डेसिमल प्लेसेस दिया, मतलब उनको एकदम एक्यूरेट सा आंसर चाहिए। अब अपना जो आंसर आया है ना, वो तो 2 ही डेसिमल प्लेस तक आया कैलकुलेटर से, 55.35। तो 55.35 हालांकि नजदीक है ऑप्शन बी के साथ, बट मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा बिकॉज दे वांट द एक्यूरेट आंसर, बिकॉज ऑप्शंस में 4-4 डेसिमल प्लेस तक ये लोग गया है। तो इसलिए मैं वो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आई विल गो विथ नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से नॉर्मली पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स के दौरान, तो आपको आने चाहिए कैसे सॉल्व किया जाए इस तरीके का सवाल। करेक्ट मीन निकालने का सवाल है, बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस सेशंस में भी, आगे भी आने का चांसेस रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करिए। तो टेक 1 to 2 मिनट्स ऑफ टाइम एवरीबॉडी। सब लोग 1 से 2 मिनट का टाइम लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ट्राई करना स्टार्ट करो। आई विल वेट फॉर यू गाइज, नो नीड टू पॉज द वीडियो, प्लीज स्टार्ट। कहीं पे भी डाउट स्टूडेंट्स अगर आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले कर लीजिएगा, अच्छे से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको पर्सनली मेरे से डाउट क्लियर करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9748133551, इसको नोट करके सेव कर लीजिए। यू कैन पिंग मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, जब भी मैं फ्री होऊंगा आई डेफिनेटली रिवर्ट एंड आई क्लियर द डाउट। चलिए प्लीज गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन 4। चलिए आई बिलीव आपका हो जाना चाहिए अच्छे से। बोला है सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 इज 0। एक प्रॉपर्टी था ना,
द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो बोला है द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम 30 इज 0, मतलब 30 हैज टू बी माय अरिथमेटिक मीन। वही क्वेश्चन में पूछा है, तो मेरा आंसर ऑप्शन डी फॉर दिल्ली 30 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ओरिएंटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? द एवरेज मंथली वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹444। The average wages paid to the male and female workers are ₹480 and 360 respectively. Find the percentage of male and female workers in the factory. आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने एक टेक्निक आप लोग को सिखाई थी, एलिगेशन टेक्निक। कैसे यूज करते हैं एलिगेशन टेक्निक, ध्यान से सुनिएगा। सपोज देयर इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 मैं सपोज कर लेता हूं मेल ग्रुप, मेल वर्कर्स का। ग्रुप नंबर 2 मैं सपोज कर लेता हूं फीमेल का, फीमेल वर्कर्स का। मेल वर्कर्स का एवरेज कितना है? द एवरेज वेजेस पेड टू द मेल वर्कर्स इज ₹480। तो यहां पे ₹480 मैंने लिख दिया। वेर एज फीमेल वर्कर्स का एवरेज वेजेस कितना है? ₹360, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं दोनों ग्रुप को एक साथ कंबाइन कर रहा हूं और ओवरऑल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अपना एवरेज मंथली वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स 444 पड़ रहा है, तो बीच में मैं लिख दूंगा 444। डू यू अंडरस्टैंड? अब अपने डायगोनल वाइज सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बड़ा माइनस छोटा नंबर का, और अपने एलिगेशन रूल लगा के रेशियो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स का। तो परसेंटेज भी आ जाएगा मेल एंड फीमेल वर्कर्स का। तो अपने यहां पे काम करते हैं इस वाले डायरेक्शन में, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कौन है? 444 माइनस छोटा कौन है? 360। कितना आ रहा है? 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। एंड इस डायरेक्शन में बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा इज 480 माइनस छोटा कितना है? 444। कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इस डायरेक्शन में 36 आ रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो ये किससे रिड्यूस हो जाएगा? 12 से रिड्यूस हो जाएगा। 12 7s are 84 एंड 12 3s are 36। तो 7:3 रेशियो है स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल का। तो इसका मतलब मेल का परसेंटेज कितना है? अपने कहेंगे परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स 7 पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल 7 + 3 10 पार्ट्स इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 70%। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मेल अगर 70% है तो रिमेनिंग 30% फीमेल हो जाएंगी। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद 70% एंड 30%, इसके साथ अपने जाएंगे। चलो तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एकदम अटैक करके कंप्लीट कर दिया है हम लोगों ने। लास्ट 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और इस पूरे चैप्टर को आज इस क्लास में कंक्लूड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, विथ मी एवरीबडी ऑन स्क्रीन। आइए 3 ऑब्जर्वेशंस है 4x एंड 6 जिनका हार्मोनिक मीन 6 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हार्मोनिक मीन कितना है? 6। फॉर्मूला क्या होता है हार्मोनिक मीन का? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 4, 1 अपॉन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन x, 1 अपॉन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 6। हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? घबराओ मत, सुन लो। अपने यहां पे कह सकते हैं 3 1s are 3 2s are। यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस ना। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड यू ब्रिंग 2 नीचे में, आपको क्या सिचुएशन मिलेगा? आपको मिलेगा 1/4 प्लस 1/x प्लस 1/6। ये ऊपर आ गया। राइट साइड में ऊपर में जो 1 था वो तो एज इट इज इंटैक्ट है, और ये वाला 2 लेफ्ट साइड वाला नीचे आ गया। तो ये कितना बन जाएगा? हाफ बन जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, क्योंकि मैंने 1/4 और 1/6 को राइट साइड में ले लिया। तो अब इस फ्रैक्शन को एक बार कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। एक बार देखिए तो इस वाले फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। हाफ माइनस 1/4 माइनस 1/6 को क्या आता है? 1/x इज इक्वल टू 2 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12/2 is 6, 6 into 1 is 6, 12/4 is 3, 3 into 1 is 3, 12/6 that is 2, 2 into 1 is 2. तो 1/x is equal to 6 minus 3 minus 2 is ये 1 बचेगा 1/12,
क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 इज x, 12 इंटू 1 इज 12, x का वैल्यू 12 आ जाएगा, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। फैंटास्टिक। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज 8 and second group of 3 observations is 1024. Find the geometric mean of all the 7 observations. थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज के बारे में बात करी थी, that geometric mean का भी अपने combined geometric mean निकाल सकते हैं, just like combined arithmetic mean and combined harmonic mean. That is why AM, GM, HM सारी चीजें possess mathematical properties. I talked about this in the theoretical part of today's discussion. Now students, how to approach this type of question? Please listen, very important this is. Suppose I have group number 1, number of observations is 4. Suppose I have group number 2, number of observations is 3. ठीक है, फर्स्ट वाले ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन, इसको GM1 नाम दे देते हैं, 8 है। सेकेंड वाले ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन, इसको GM2 नाम दे देते हैं, कितना है, 1024। मेरे को इन दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मतलब टोटल 4 + 3 7 आइटम्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, ध्यान से एक टेक्निक को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं प्रीवियस क्वेश्चन की वर्किंग को, सो दैट आई गेट स्पेस ओवर हियर। लेट मी इरेज दिस। यस, listen very carefully. I'm telling you a technique to calculate combined geometric mean. ग्रुप 1 में 4 ऑब्जर्वेशंस है ना, जिनका ज्योमेट्रिक मीन है 8। सारे ऑब्जर्वेशंस को ही 8 ले लो। ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, सुनिए। ग्रुप 1 में 4 ऑब्जर्वेशंस है जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है। अगर वो चारों ऑब्जर्वेशंस को तुम 8 8 8 8 पकड़ा, मतलब चारों ऑब्जर्वेशन इक्वल हो गया, तो प्रॉपर्टी के अनुसार ज्योमेट्रिक मीन भी इसी ऑब्जर्वेशन मतलब 8 के ही इक्वल होगा। ये ज्योमेट्रिक मीन का पहला प्रॉपर्टी था जो हम लोग पढ़े थे। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी k, ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो इक्वल टू k। तो इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी 8, देन ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो इक्वल टू 8। बात समझ में आया क्या? बढ़िया। अब वैसे ही अगर आप ग्रुप 2 का सारा ऑब्जर्वेशंस, तीनों का तीनों ऑब्जर्वेशंस को 1024 पकड़ लेते हो, तो अपने बोलेंगे 3 ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से इक्वल है, 1024 1024 1024। तो ज्योमेट्रिक मीन भी इसी के बराबर होगा 1024। तो मेरा डेटा तो कहीं पे वायोलेट नहीं हुआ ना, कंडीशन तो कहीं पे वायोलेट नहीं हुआ ना। आपको समझ में आ रहा है? तो मैं इस एजम्पशन के साथ काम कर सकता हूं, करेक्ट। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा ही ऑब्जर्वेशंस मेरा 8 हो। समझ में आ रही है बात? हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन 2 हो जाए, एक 16 हो जाए, एक 32 हो जाए, एक 64 हो जाए, फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन निकल करके 8 आ रहा है। वेरी मच पॉसिबल, बट मैं वैसा सिचुएशन एज्यूम नहीं कर रहा। मैं एक सिंपल सा सिचुएशन एज्यूम कर रहा हूं जिससे मेरा कोई भी डेटा से रिलेटेड कंडीशन वायोलेट नहीं हो रहा क्वेश्चन में। डू यू गेट द आइडिया? वेरी गुड। चलो, तो यहां पे हम लोग 4 ऑब्जर्वेशंस को 8 8 8 8 मान लिए, 3 ऑब्जर्वेशंस को 1024 1024 1024 मान लिए। तो अगर मैं 7 ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाऊंगा, पहले तो मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। नाउ 8 इज 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, एंड 1024 इज 2 का पावर 10। इफ यू नो दैट 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 तक का वैल्यूज मैंने आपको बार बार रिपीटेडली क्लास में बोला है कि ये याद होना चाहिए। तो यहां पे 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 और यहां पे 2 का पावर 10। बाहर के पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से सुनो। अंदर में इंडाइसेस लगाएंगे, बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लाई है, सबका बेस सेम है 2, तो बेस वही रहेगा 2, पावर ऐड हो जाएगा। तो 3 + 3 + 3 + 3 12, 22 32 42 हो जाएगा 1/7। तो 2 का पावर 42 इंटू 1/7, बगल बगल में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 का पावर 6 मिलेगा जो कि 64 होता है। ऑप्शन 1 के साथ अपने जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर ये एग्जाम में आ गया ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको एक कंसेप्ट ही नहीं पता कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का। बट आपको पता है तो आप आंसर कर पाएगा, आप मार्क्स सिक्योर कर पाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 8 हैज टू ऑफर? क्वेश्चन नंबर 8 says if a car moves first 20 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour, ठीक है, and the next 40 kilometer at a speed of 20 kilometer per hour. तो पहले मैं पार्ट 1 ऑफ द जर्नी देखता हूं. पार्ट 1 ऑफ द जर्नी में डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है. पार्ट 2 ऑफ द जर्नी में डिस्टेंस 40 किलोमीटर है एंड स्पीड अपना 20 किलोमीटर पर आवर है. समझ में आ रहा है क्या? पहला बात, मल्टीपल पार्ट्स में ट्रैवलिंग हो रहा है, तो पहले मैं एक चीज चेक करूंगा, क्या दोनों ही पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रैवल सेम सेम है क्या? नहीं. पार्ट 1 में डिस्टेंस 20 किलोमीटर, पार्ट 2 में डिस्टेंस 40 किलोमीटर. ठीक है. दूसरा चीज मैं ये चेक करूंगा कि दोनों ही पार्ट्स में क्या टाइम टेकन सेम है. लेट्स कैलकुलेट. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड. तो डिस्टेंस 20 बाई स्पीड 40, तो हाफ आ जाएगा, मतलब 0.5 आवर्स. यहां पे टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब डिस्टेंस इज 40 बाई स्पीड इज 20, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 आवर्स. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड. नाउ लिसन, दोनों ही पार्ट्स में टाइम टेकन भी सेम नहीं है. अगर दोनों पार्ट्स में टाइम टेकन सेम होता तो एवरेज स्पीड वुड हैव बीन द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्पीड्स. अगर दोनों ही पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम होता तो एवरेज स्पीड वुड हैव बीन हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्पीड्स, जो मैंने एप्लीकेशन में पढ़ाया था आपको, है ना. बट वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं नॉर्मल फंडा लगा दूंगा. एवरेज स्पीड निकालना है ना, ठीक है. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाई टोटल टाइम टेकन 2 आवर प्लस 0.5 आवर, मतलब 2.5 आवर्स. तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा स्टूडेंट्स. 60 डिवाइडेड बाई 2.5, आपको आंसर मिलेगा 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ अपने जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ. परफेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं स्टूडेंट्स. आइए, फाइनल 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 9 से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने को स्टडी करना है. ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया अभी तक पूरे चैप्टर के दौरान, फर्स्ट टाइम आ रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया. ओके, प्लीज लिसन. द algebraic sum of the deviations of 10 observations from the constant c is -14. इसका मतलब क्या है? एक x का कॉलम रहा होगा जिसमें x1 x2 ऐसे करते करते x10 तक टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट होंगी. आपने यहां पे डेविएशन निकाला. डेविएशन कैसे निकाला? इन x के वैल्यूज का डेविएशन, मतलब गैप फ्रॉम द कांस्टेंट c. तो आपने x माइनस कैपिटल C किया, तो पहला वैल्यू यहां पे क्या आया होगा? पहला वैल्यू x का है x1 माइनस कैपिटल C, अगला वैल्यू x का है x2 माइनस कैपिटल C. ऐसे करते करते चला होगा एंड आखिर में आखिरी x का वैल्यू है x10 माइनस कैपिटल C. ये सारा वैल्यूज आया होगा. बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ना कितना है? -14. मतलब इन सारे डेविएशंस को अगर एडअप कर दोगे -14 आएगा. तो सुनो, सबको अगर एडअप करोगे तो x1 प्लस x2 ऐसे करते करते x10 तक एडअप होगा, x1 प्लस x2 ऐसे करते करते कहां तक एडअप होगा? x10 तक एडअप होगा. अच्छा, -c 10 बार एडअप होगा बिकॉज 10 ऑब्जर्वेशंस है, तो यहां पे -10c हो जाएगा. तो ये एडअप करके कितना आ रहा है? ये एडअप करके -14 आ रहा है. क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 7.6. ठीक है, तो आई नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अरिथमेटिक मीन कितना है? 7.6. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 10. तो 7.6 इंटू 10 कितना? 76 हो जाएगा. तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इज 76. मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे x10 तक एडअप करोगे तभी तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आएगा, जो कि कितना आ रहा है? 76 आ रहा है. तो 76 माइनस 10c इज इक्वल टू -14. नाउ वी कैन सॉल्व दिस सिंपल इक्वेशन टू कैलकुलेट c. तो -14 लेफ्ट में लेंगे, -10c राइट में. तो 76 प्लस 14 आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 10c.
तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी का वैल्यू 9 आ रहा है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, फैंटास्टिक क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक मीन, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसके साथ स्टूडेंट्स अपने फाइनल क्वेश्चन के ऊपर में मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए। अ पर्सन बाइज 10 kg ऑफ कमोडिटी ए एट द रेट ऑफ 2 kg पर रूपी। सुनो, 1 रुपया में 2 kg, तो 10 kg मतलब 5 टाइम्स ऑफ 2 kg, तो 5 टाइम्स ऑफ 1 रुपी मतलब 5 रुपया लगेगा। तो बेसिकली 10 kg इसने खरीदा, टोटल कितने रुपए में, 5 रुपए में। ये मैं सेंस बना सकता हूं फ्रॉम द गिवन इन्फो। वैसे 20 kg ऑफ कमोडिटी बी एट द रेट ऑफ 5 kg पर रूपी, तो 1 रुपया में 5 kg, तो 20 kg कितना में, 20 kg इज 5 kg का 4 टाइम्स, तो 1 रुपी का 4 टाइम्स इज 4 रुपीज। तो अपने बोलेंगे यहां पे 20 kg के लिए कितना, 4 रुपीज। 30 kg ऑफ कमोडिटी सी एट द रेट ऑफ 10 kg पर रूपी। सुनो, 1 रुपया में 10 kg, तो 30 kg कितना में, 30 kg इज 10 kg का ट्रिपल, तो 1 रुपया का ट्रिपल मतलब 3 रुपया, मतलब 30 kg कितना रुपया में यहां पे खरीदा, 3 रुपया में यहां पे खरीदा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुन लो ध्यान से। द एवरेज प्राइस इन केजी पर रूपी, व्हाट इज द यूनिट, केजी पर रूपी। केजी पर रूपी मतलब ऊपर में केजी रहेगा, नीचे में रूपी रहेगा, हाँ या ना। क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझिए निकालना क्या है। ऊपर में केजी रहेगा मतलब ऊपर में टोटल क्वांटिटी रहेगा जो कि 10 प्लस 20 प्लस 30 केजी है। नीचे में रूपी मतलब टोटल अमाउंट रहेगा जो कि 5 रुपया प्लस 4 रुपया प्लस 3 रुपया है, हाँ या ना। समझ में आया क्या। तो ऊपर में 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। नीचे 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 आ रहा है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोग आज इस पूरे चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर में टोटल 7 क्लासेस तो थे, बट हर एक चीज A to Z डिटेल्ड मैनर में हुआ है, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग हो, कोई भी टेक्निक हो, ट्रिक हो कैलकुलेटर की, ईच एंड एवरीथिंग। तो आई डोंट फील कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए कहीं पे भी थ्रू आउट इन दिस चैप्टर। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई विल बी टेकिंग योर लीव फॉर टुडे। वापस मिलेंगे नेक्स्ट डे विद अ फ्रेश न्यू चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।